हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजय एजुकेशन चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 यानी उपसहसंयोजी यौगिक के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनमें से सब हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। तो बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में जान लेते हैं कि ये होते क्या है। देखिए, जब किसी लवण के जलीय विलयन को दूसरे लवण के जलीय विलयन में मिलाकर वाष्पित होने तक गर्म करते हैं, तब जो अवशेष बचता है उसे आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक डिब्बे में साल्ट ले लिया, दूसरे में साल्ट बी, यानी पहले डिब्बे में साल्ट ए लिया, दूसरे में साल्ट बी लिया, तो उसको वाष्पित किया तो उसके बाद अवशेष जो बचा है उसी को आणविक योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। आणविक यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 द्विक्लवक और नंबर 2 संकर या उपसंयोजी यौगिक। पहले हम द्विलवण के बारे में जान लेते हैं, कैसे होते हैं ये द्विक्लवक। देखिए, ऐसे आणविक यौगिक जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, परंतु जल में डालने पर अपना अस्तित्व खो देते हैं। कहने का मतलब है, वे उन सभी आयनों में टूट जाते हैं जिनसे वे बने होते हैं। यानी ये ऐसे आणविक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी ठोस अवस्था में साथ साथ रहते हैं, परंतु जब इन्हें जल में अगर पानी में डाल दिया जाता है तो ये उन्हीं आयनों में टूट जाते हैं जिनसे वे बने होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इससे हमारे पास है K2SO4 Al2 SO4 3 24 H2। ये ठोस अवस्था में है जो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इनको जब पानी में डाला तो देखिए 2K प्लस के रूप में टूट गया, प्लस SO4 2 माइनस के रूप में टूट गया, प्लस 2Al3 प्लस के रूप में टूट गया, प्लस SO2 माइनस के रूप में टूट गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, FeSO4 NH4 2 SO4 6 H2O। ये ठोस अवस्था में है तो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। तब इसे पानी में डालेंगे तो ये Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, फिर प्लस NH4 प्लस SO4 माइनस में टूट जाता है। तो दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ लेते हैं, संकर या उपसंयोजी यौगिक। देखिए, ये ऐसे आणविक होते हैं जो ठोस अवस्था में साथ साथ तथा जलीय अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये ऐसे आणविक यौगिक होते हैं जो ठोस अवस्था में साथ साथ तथा जलीय अवस्था में भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, यानी जलीय अवस्था में भी साथ साथ रहते हैं। जैसे जल में घुलने पर वे उन सभी आयनों में नहीं टूटते जिनसे वे बने होते हैं, यानी जैसे ठोस अवस्था में रहेंगे वैसे ही उनमें जल में डालने पर वैसे ही रहेंगे। जैसे नेचुरल अल्पकर्मक देख लीजिए, K2 ब्रैकेट HgI4, ये 2K प्लस HgI4 2 माइनस, यानी ये जल में डालने पर भी उन आयनों में नहीं टूटा जिनसे वो बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं, लिगेंड। यानी लिगेंड किसे कहते हैं, देख लीजिए। लिगेंड इलेक्ट्रॉन यानी रिच स्पेसीज होते हैं जो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु में इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी ये लुईस क्षार की तरह भी कार्य करते हैं। ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया, इनका कार्य क्या, ये लुईस क्षार की तरह भी कार्य करते हैं। अब इनका वर्गीकरण देख लेते हैं, लिगेंड का वर्गीकरण। इसे लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं, एक दंती, द्विदंती और बहुदंती। और एक दंती भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऋण आवेशित यानी उदासीन, और उदासीन यानी द्विध्रुव। दूसरा है उदासीन यानी द्विध्रुव। ऋण आवेशित उदासीन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे Cl- हो गया, साइनाइड हो गया, यानी क्लोराइड हो गया और साइनाइड हो गया। उदासीन में H2O NH3 हो गया। और द्विदंती की ओर बढ़ते हैं। द्विदंती भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है सम्मित, एक होता है असम्मित। यानी सम्मित देख लीजिए COO- और फिर एक बॉन्ड लगा है COO-। दूसरा एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, CH2NH2 और CH2NH2 यानी एथिलीन डाईएमीन। असम्मित में आप देख सकते हैं, यानी CH2NH2 और उसके बाद है COO- यानी ग्लाइसिनेट, यानी इसमें दो स्थान से इलेक्ट्रॉन
ग्रहण कर सकते, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसमें सिर्फ एक स्थान से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और तीसरा है बहुदंती, इसमें आता है EDTA यानी एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इसका फुल फॉर्म है। इसका आप अपनी तरफ से देख लेना। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा वर्नर का उपसंयोजन सिद्धांत। ये हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। देखिए, इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। क्या बिंदु है? देखिए, उपसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। यानी उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय जो धातु है, उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु होती है वो 2 प्रकार से संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। पहला है प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। इसके गुण भी देख लेते हैं। प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, यानी जो पहली वाली संयोजकता होती है जो प्राथमिक, वो आयनिक होती है, और तथा द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है, यानी दूसरी जो होती है वो अनायनित होती है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायन से संतुष्ट होती है, यानी जो ऋण आवेश होता है उससे संतुष्ट होती है पहली वाली संयोजकता, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन तथा उदासीन दोनों प्रकार के लिगेंड से संतुष्ट होती है। यानी जो द्वितीय वाली है वो ऋणायन तथा उदासीन दोनों प्रकार से संतुष्ट हो जाती है। नंबर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है, यानी जो इस पहली वाली है वो ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेगी, और दूसरी वाली संयोजकता समन्वय संख्या को प्रदर्शित करेगी। यानी दूसरी वाली संख्या जो है, यानी पहली वाली ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेगी, दूसरी वाली है द्वितीयक संयोजकता वो समन्वय संख्या को प्रदर्शित करेगी। नंबर 3, प्राथमिक संयोजकता को कटी हुई लाइनों से प्रदर्शित करते हैं, कटी हुई नहीं, डॉट करके ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जबकि दूसरी संयोजकता को ठोस लाइनों से, यानी डायरेक्ट ऐसे ही सीधे जैसे तीर का निशान लगा देते हैं वैसे प्रदर्शित करते हैं। यानी प्राथमिक संयोजकता को कटी हुई लाइनों से प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता को ठोस लाइनों से प्रदर्शित करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण, यानी इनका नामकरण कैसे करते हैं, तो देख लेते हैं। नामकरण इनका कैसे करते हैं। संकर यौगिकों का नामकरण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं, यानी ये क्या बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है, संकर यौगिकों में धनायन भाग पहले होता है, यानी जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें धनायन भाग पहले होता है तथा ऋणायन भाग बाद में होता है। ठीक है, यानी पहले धनायन होता है उसके बाद ऋणायन होता है, फिर पहले धनायन का नाम लिखते हैं तथा बाद में ऋणायन का। यानी जो संकुल यौगिक होगा उसमें एक धनायन होगा पहले, बाद में ऋणायन होगा। इसका कहने का मतलब है पहले धनायन होगा फिर ऋणायन होगा, पहले धनायन का नाम लिखते हैं अथवा बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट, समन्वय घेरे में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, यानी धनायन का नाम लिखने के बाद जो समन्वय घेरा बना होता है उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके पास में केंद्रीय धातु होती है उसका नाम लिखते हैं। और एक दंती लिगेंड जब एक से अधिक बार होते हैं, यानी जो एक दंती पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, एक दंती लिगेंड जब एक से अधिक बार होते हैं तो पूर्ण लग्न यानी ट्राई टेट्रा पूर्ण लग्न लगाते हैं। यानी जैसे एक बार है तो ड्राई, नहीं एक बार है तो ड्राई, 2 बार है तो ट्राई, और 3 बार है तो टेट्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो, ट्राई आयोडो और ड्राई आयोडो, ऐसे मतलब एक हो तो ड्राई, 2 हो तो ट्राई और 3 हो तो टेट्रा लगाते हैं। जबकि द्विदंती लिगेंड होने पर 2 के लिए विष तथा 3 के लिए ट्रिस का प्रयोग करते हैं। यानी ये कहने का मतलब है, यानी जब एक दंती लिगेंड होने पर 2 के लिए विष तथा 3 के लिए ट्रिस आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं। जब 2 के लिए विष लगाएंगे और तथा 3 के लिए ट्रिस, यानी जब 2 होगा तो विष लगाएंगे, जब 3 होगा तो ट्रिस लगाएंगे, आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय धातु का नामकरण लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में धातु के ठीक बाद ब्रैकेट में लिखते हैं।
यानी जो पूरा घेरा मतलब पूरा नाम लिख जाता है। उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। उसके बाद रोमन अंक में लिखते हैं और ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यानी केंद्रीय धातु का नामकरण लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में धातु के ठीक बाद ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि समन्वय घेरे पर ऋण आवेश आता है तो केंद्रीय धातु के साथ अनुलग्न यानी ATE लगाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।